नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल इनपुट्स के बारे में। अगर कोई जीयूआई आपको दिया हुआ है और उसमें आप एक बार में कई सारी इनपुट वैल्यूज़ को एंटर करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से एंटर करा सकते हैं और उन्हें फर्दर प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम एक प्रॉब्लम की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए, प्रॉब्लम किस तरीके से है। तो सिंपल हम यहाँ पर इस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे हमने एक एडिट बॉक्स यहाँ पर लिया हुआ है और इस एडिट बॉक्स में हम एक वैल्यू एंटर नहीं करा रहे हैं। जैसे प्रीवियस आपने एग्जाम्पल देखे जीयूआई के, तो वहाँ पर हम एक वैल्यू एंटर करा रहे थे एडिट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, इस केस में हम मल्टीपल वैल्यूज़ इनपुट कराना चाह रहे हैं और उन वैल्यूज़ को लेके फिर कुछ प्लॉट्स बनाना चाह रहे हैं, या जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस वैल्यू को लिया है यहाँ से उठा के और इसे प्लॉट किया है। सिंपली ये तो डायरेक्टली प्लॉट कर दिया, तो ये जो भी सीक्वेंस है इनपुट उसी को प्लॉट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो ग्राफ हमने बनाया है उसे हमने शिफ्ट करके बनाया है कि जो भी है उसे यहाँ पर जो वैल्यू आप टी की जो वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे उतने से ये शिफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये स्केलिंग के लिए है कि अगर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं उससे इसकी स्केलिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आप सिग्नल्स के बारे में आइडिया रखते हैं तो आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आएगी, और अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं भी है तो भी आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें मैं कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आप विद इन फंक्शंस, अगर डिफरेंट फंक्शंस हैं तो उनके अंदर आप डेटा को किस तरीके से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखें, और आगे एक प्रॉब्लम भी आपके लिए दूंगा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इसे आखिरी तक देखते रहना है। बाकी लास्ट में हमने रिवर्सल ऑपरेशन किया है, तो ये सिग्नल ऑपरेशंस होते हैं सिग्नल सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली ये जो वीडियो मैंने बनाया है कुछ लोगों की क्वेरीज़ के बेस पे बनाया है, उनकी जो क्वेरीज़ थी तो उन्हें इसमें शामिल किया है, तो डेफिनेटली ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए जीयूआई बनाना होगा, तो मैंने पहले से जीयूआई बनाया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर फिर हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि मेनली अगर कोई भी जीयूआई है तो आई थिंक जीयूआई बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे प्रोग्राम करना। ठीक है ना, डेटा को उससे जो जीयूआई है उससे डेटा को गेट करना और उसके बाद फिर डिफरेंट जगह पर उसे सेट करना, यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं इसे किस तरीके से करेंगे मैटलैब में। तो सबसे पहले हम गाइड खोल रहे हैं, तो गाइड में हमने जो पहले से बनाया हुआ है उसे हम खोल लेते हैं। तो ये मल्टी इनपुट्स अंडरस्कोर प्रॉब्लम करके हमने बनाया है इसे। ठीक है, तो देखिए जो भी मैं आपको दिखा रहा था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये एक एडिट बॉक्स है। ठीक है, ये तो स्टैटिक टेक्स्ट है, आप जानते हैं, एडिट बॉक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये हमने पुश बटन्स यूज़ किए हैं। ठीक है ना, तो पुश बटन यूज़ किए हैं, तो जब मैं इस पुश बटन पर क्लिक करूँगा तो ये इस इनपुट बॉक्स से, जो एडिट बॉक्स है, उससे डेटा को रीड करे और उसके बाद इसमें प्लॉट कर ले। ठीक है, तो जो पुश बटन है उसके कॉल बैक फंक्शन में हमें ये लिखना होगा जो हमें प्लॉटिंग करानी है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को शिफ्टेड वाला सीक्वेंस ड्रॉ करना है, तो ये मैंने एक पुश बटन फिर ली है। तो इस पुश बटन में अगर मैं क्लिक करूँगा और ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे टी की वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो मैं इसे जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो एक तो मेरे को यहाँ से वैल्यू रीड करनी है। ठीक है, ये काम करना है। उसके अलावा ये जो वैल्यू मैंने रीड की थी ये वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे कि डायरेक्टली अवेलेबल होती है या फिर हमें इसमें भी इसे रीड करना पड़ेगा, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें होना है, इसी तरीके से इसमें। तो सभी के लिए हमने ये बटन बना दिए हैं। उससे क्या होगा कि इन्हें पुश बटन बोलते हैं, आप जानते हैं, पहले मैंने बताया है। तो हर पुश बटन का एक कॉल बैक फंक्शन होता है, तो जब कभी पुश बटन पर क्लिक किया जाएगा तो उसके बाद एक्शन होगा, और जो फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी और आपको उसका असर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 एक्सेस लिए हैं। कभी भी आपको कोई चीज़ प्लॉट करनी है तो उसके लिए हमें एक्सेस लेना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एक्सेस 1 लिखा है तो इसका हैंडल है। एक्सेस 1 ये है, एक्सेस 2 ये है, एक्सेस 3 ये है, और ये एक्सेस 4। तो इसमें टैग हम यूज़ करते हैं बेसिकली। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें टैग के जरिए पहचाना जाता है। तो ये एक्सेस 4 है, ये हमने बाद में जोड़ा है, इस वजह से इसका टैग 4 है। आप पुश बटन का भी देखें तो इसका भी जो टैग है वो PB4 है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में कन्फ्यूज ना हो, जब मैं PB4 की बात कर रहा हूँ इसका मतलब एक्चुअल में जो जीयूआई में पहली वाली बटन है उसकी बात कर रहा हूँ, और बाकी पुश बटन 1 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है PB1। ठीक है, तो ये पुश बटन 1 है, पुश बटन 1, 2 और 3। ठीक है, और ये एड बॉक्स 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
ये जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो हेड बॉक्स है उसका क्या टैग है, बिकॉज टैग से ही आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप इसे रन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपने कोई भी सीक्वेंस इनपुट किया, जैसे आपने सीक्वेंस इनपुट किया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ड्रॉ किया तो ये सीक्वेंस यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको टी की वैल्यू कुछ एंटर करनी पड़ेगी, आप 2 3 कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, t+2 ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, एक्स t+2 एक तरीके से। ठीक है, तो ये -2 से स्टार्ट हो रहा है और देखिए 3 तक आ रहा है। ठीक है, इसके लिंक करते मैंने 3 से कर दिया सपोज, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे पॉइंट्स में। तो आप देख सकते हैं सारे शिफ्ट हो जाएंगे उसी हिसाब से। ठीक है, और रिवर्सल करना है तो रिवर्सल हो गया, देखिए 0 से इधर सारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो आप सिग्नल्स अगर जानते हैं तो डेफिनेटली आप इसे समझ रहे होंगे, तो मैं इसे समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, जो मेन कंसेप्ट है उस पर मैं आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो इनपुट आप दे रहे हैं वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही प्रोवाइड करें। ठीक है, आप अगर ऐसे भी एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अलग ले लेते हैं तो ड्रॉ होगा तो पता चलेगा। देखिए आपने ड्रॉ किया, प्रॉपर्ली ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये ले रहा है। उसके बाद अगर आप करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, ऐसे भी लेगा। देखिए ऐसे भी ड्रॉ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही डेटा एंटर करें। ठीक है, अब इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को देखिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम इसकी एम फाइल में जाते हैं, तो एडिटर से हम इसके फंक्शन में चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कॉलबैक फंक्शन है पुश बटन का। ठीक है, जो पुश बटन 4 मैंने कहा है, जो मैंने सबसे बाद में ऐड किया था पुश बटन 4, तो उसका कॉलबैक मैं देख रहा हूँ सबसे पहले। तो पुश बटन 4 से हम सिंपल सीक्वेंस को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, सिंपल गेट किया है, एडिट बॉक्स 1 है उससे हमने वैल्यू को इनपुट में ले लिया उसे। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल में क्या होता है, जो एडिट बॉक्स होता है उससे जो वैल्यू आती है वो किस फॉर्म में आती है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको उसे अगर सिर्फ डिस्प्ले करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा सकते हैं। बट अगर आपको कुछ उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। तो स्ट्रिंग टू नम आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग टू डबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग टू नम पुराना हो गया, स्ट्रिंग टू डबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, str टू डबल। ठीक, इसे फिर हमने इनपुट 1 में ले लिया है। ठीक है, तो INP को कन्वर्ट करके आप चाहें तो INP में भी ले सकते हैं वापस। तो इनपुट यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में, यहाँ पर ये कन्वर्ट होके नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर हमने जो टाइम है, टाइम जनरेट किया 0 से लेकर लेंथ, इनपुट जो 1 है उसकी लेंथ -1, बिकॉज 0 से स्टार्ट कर दिया इस वजह से, क्योंकि जो टाइम है और जो इनपुट आपने किया है उन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने स्टेम फंक्शन को यूज़ किया। ठीक है, स्टेम हम यूज़ कर रहे हैं, स्टेम और हैंडल्स डॉट किस एक्सेस पर आप प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो एक्सेस 4 पर, क्योंकि जो पहला वाला एक्सेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में 4th वाला एक्सेस है। ठीक है, और बस जैसे आप प्लॉट करते थे उस हिसाब से डिस्क्रीट अगर आपको सिग्नल्स को प्लॉट करना है तो उसके लिए स्टेम फंक्शन होता है। देन टी, तो एक्स एक्सेस पर टी चाहिए और वाई एक्सेस पे इनपुट 1 चाहिए। तो इस तरीके से आपने सिंपल जो ये पहला वाला जो है, इस पर आपने जैसे ही इस ड्रॉ पर मैंने क्लिक किया तो वो प्लॉट हो गया। ठीक है, इसके कॉल बैक फंक्शन के बारे में मैंने बात की। ठीक है, अब उसके बाद ये तो पहला ड्रॉ हो गया। अब जो पुश बटन 1 है, अब देखिए जैसे इसे मेरे को करना है तो ये पुश बटन 4 थी, ये पुश बटन 1 है। अब पुश बटन 1 के कॉल बैक में जाना है, वहाँ पर शिफ्टिंग ऑपरेशन होना है। ठीक है, तो इसमें मेरे को यहाँ से भी वैल्यू को रीड करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए पुश बटन 1 का हम देख लेते हैं, पुश बटन 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने दोबारा गेट किया है। तो आप ये सोच रहे होंगे सर इसकी क्या ज़रूरत है, दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है ना, इसे हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इनपुट 1 तो हमारे पास पहले से हमने रीड कर लिया है। ठीक है ना, तो आप ये सोच सकते हैं कि इनपुट 1 तो पहले से ही रीड किया हुआ है तो वो तो काम करना चाहिए। हाँ, जो दोबारा जो दूसरा एड बॉक्स है उससे वैल्यू हम रीड कर लेते हैं, जो शिफ्ट कितने से आप कराना चाह रहे हैं उसे। तो हमने उसे शिफ्ट में स्टोर कर लिया, उसे भी स्ट्रिंग टू नम किया है। ठीक है, और ये माइनस शिफ्ट से लेके माइनस शिफ्ट -1। ठीक है, अगर आप शिफ्टिंग ऑपरेशन समझते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट किया है। और उसके बाद स्टेम किया, सिंपल ये। ठीक है,
तो हम इसे ज़रा रन करके देखते हैं। मैं सेव किया इसे और मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पर इनपुट दिया 1 2 3 4 राइट, और ड्रॉ किया तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब मैंने यहाँ 2 किया और उसके बाद मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ, कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है तो इसके बारे में देखिए, शायद कमांड विंडो पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। यस, देखिए अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल INP1, ठीक है। इनपुट 1 को अनडिफाइंड फंक्शन कह दिया। ये कैसे हो गया, हमने तो डिफाइन किया है उसे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पुश बटन 1 में कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कोई वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस वेरिएबल को पुश बटन 4 में नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस वजह से आपको इसे दोबारा फिर रीड करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से हमने इसे यहाँ पे लिखा था कि आपको इसे दोबारा रीड करना है। तो आपने दोबारा फिर इनपुट में रीड किया, ये सब किया। तो एक तो तरीका ये है सिंपल, एक दूसरा भी तरीका है, उसे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप एक वेरिएबल को मल्टीपल फंक्शंस में एक्सेस कर सकते हैं। उससे क्या है कि प्रोग्राम की लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ तो मान लीजिए कि 2 लाइन का ही प्रोग्राम था, अगर ये ज़्यादा लाइन होती और बार बार हमें रिपीट करना होता तो काफ़ी एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग हो जाती, अननेसेसरी, ठीक है। तो उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सभी जगह हमने देखिए, यहाँ पर ये कोड लिखा, उसके बाद यहाँ पर भी वही कोड लिखा है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पुश बटन का कॉलिंग हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें दोबारा उसको रीड करना पड़ा उतनी बार, ठीक है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है हमारे हिसाब से। तो क्या किया जाए, देखिए उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक्चुअल में जो इनपुट 1 है, इनपुट 1 को ही तो हम यूज़ कर रहे हैं। आगे देखें जहाँ भी हमने यूज़ किया है तो इनपुट 1 को यूज़ किया सब जगह, ठीक है। तो अगर हम इनपुट 1 को ग्लोबल मेमोरी में स्टोर कर दें तो हम किसी भी फंक्शन से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन की अपनी कह सकते हैं इंडिविजुअल वर्क स्पेस होता है, वो अपने वर्क स्पेस में रन करता है और उसके बाद जैसे ही फंक्शन ओवर होता है अपने वर्क स्पेस को ख़त्म कर देता है। इस वजह से दूसरा फंक्शन उसके वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर हम किसी वेरिएबल को ग्लोबलाइज कर देते हैं और ग्लोबल मेमोरी में स्टोर कर देते हैं तो आप उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं दूसरे भी फंक्शन में, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम इनपुट 1 को ग्लोबलाइज करना चाह रहे हैं। तो इनपुट 1 को ग्लोबलाइज करना चाह रहे हैं तो कहाँ पर लिखें, कौन से उसमें लिखें, तो हमें ऐसी जगह से लिखना होगा जिससे कि ये जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो ग्लोबलाइज हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने अगर इसे ग्लोबल बनाया इसमें, ठीक है ना, इसमें आपने ग्लोबल बनाया तो आप जब तक इस बटन को प्रेस नहीं करेंगे आप आगे दूसरे ऑप्शंस में कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उससे बेटर ये है कि आप ग्लोबल को यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे स्टार्ट हुआ ये तो कोई भी फंक्शन जो ओपन हो रहा है, जो मेन इसका फंक्शन था, वहीं पर आप इसे इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। तो हमने लिखा ग्लोबल INP1, ठीक है। सिंपल यहाँ पर हमने ये बता दिया कि INP1 है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो INP1 है वो ग्लोबलाइज हो जाएगा। अब जब कभी आप INP1 को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको ग्लोबल लिखना होगा पहले, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ग्लोबल जो मेमोरी है उसे एक्सेस करने का रास्ता एक तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे मैं यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, तो ठीक है, एक बात तो हमें इसमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ तो हमने ये ठीक कर दिया। उससे पहले भी हम क्या कर लेंगे इसे, क्योंकि हमें उसे स्टोर करना है ग्लोबल में, ग्लोबल INP1। तो देखिए जैसे ही मैंने INP1 ग्लोबल लिखा ये सारे INP1 इससे कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। कि इसका मतलब ये है कि हाँ ये वही चीज़ है, ठीक है। ये काम हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे कॉपी करना है और बाकी जगह पेस्ट कर देना है, ठीक है। बाकी जगह देखिए यहाँ पर देखिए हमने सेमी कॉलन लगाए, इस वजह से बार बार आप देख रहे हैं ना इतने ये सारे जो फिक्स करने के लिए आ रहे हैं कि टर्मिनेट नहीं किया है। तो आप सारी जगह सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये कम होते जाएंगे, आप देखें ये सारे यहाँ से काफ़ी हट गए, तो काफ़ी जगह ये सेमी कॉलन नहीं लगाएं, इस वजह से ये आपको कुछ वार्निंग टाइप में दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे रिप्लेस करके और सीधा यहाँ पर ग्लोबल INP लिख सकते हैं। देखिए एक्सेस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इन दोनों लाइन को हटा के हम सिंपल ग्लोबल INP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इन दोनों लाइन को भी हटाकर हम ग्लोबल
INP लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक फंक्शन है सिंपल, जो एक वेरिएबल है हमने यहाँ पर इनपुट कराया, एक तरीके से एक जगह ही मैंने कन्वर्जन किया है, उसके बाद फिर मैं उस INP को यूज़ कर रहा हूँ सारे फंक्शंस में। तो इस कंसेप्ट का यूज़ आपको कई बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही काम को बार बार थोड़ी करोगे हर फंक्शन के लिए आप। ठीक है ना, तो कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से मेरे को लगा कि यहाँ पर ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब हम इसे सेव करते हैं और इसके बाद इसे रन करते हैं, तो देखते हैं प्रॉपर्ली ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे सीक्वेंस में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, 5 6 कर लिया हमने। ठीक है, ड्रॉ किया, ठीक, ये तो ड्रॉ हो ही जाएगा क्योंकि इसमें तो लिखा था। अब हमें मेनली इसे देखना है इसमें ड्रॉ हो पा रहा है कि नहीं। देखिए हो पा रहा है, अगर मैंने इसे 2 किया, देखिए हो पा रहा है, रो पा रहा है। ठीक है ना, तो ग्लोबलाइज करने का कंसेप्ट समझ में आ गया, कर सकते हैं आसानी से। तो मल्टीपल इनपुट्स वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपको क्या करना है, एक सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाना है, जिससे कि हम देख सकें कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एक जस्ट इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपको एक ये GUI बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना किया जा रहा है, मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ पर 15 20 25 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आ जाए, और एक पाई चार्ट हमने देखो यहाँ पर लिया है, और यहाँ कंपाउंड के लिए आ जाए। ठीक है ना, यहाँ कंपाउंड के लिए आ जाए। तो ये जस्ट आपको एक व्यू दिखाया है कि इस तरीके का GUI आपको बनाना है। यहाँ पर जो नंबर्स आप देख रहे हैं, फिगर्स हैं, तो वो एक्यूरेट नहीं है इसके हिसाब से। ठीक है ना, ये तो मैंने जस्ट एक आपको विजुलाइज कराने के लिए कैसा दिखना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ ये बना दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करने लग जाएँ कि ये तो सर का तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, या फिर हमारा ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ फिगर्स हैं वो ठीक नहीं है, ये जो फिगर आ रहा है कि 23% 70%, इसके हिसाब से कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है। ठीक है ना, बट वो तो बैक एंड पे काम है, वो अगर आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो आप उससे कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, उससे कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आइडिया ये देना था कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को बनाना है, तो ऐसा GUI आपको बनाना है। मैं पाई चार्ट का हल्का सा आइडिया आपको इसी प्रोग्राम में देता हूँ जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें देखिए कि सिंपल अगर जो ग्राफ ये है पहला वाला, इसकी जगह आपको पाई चार्ट बनाना होता तो किस तरीके से आप बनाते। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका होता है। तो देखिए पाई के लिए आप जानते हैं, अगर 3D पाई बनाना चाह रहे हैं तो पाई 3 होता है। ठीक है, और हैंडल्स डॉट एक्सेस, जिस एक्सेस पे आप सेट करना चाह रहे हैं, और जो डेटा है, तो यहाँ पे मान लीजिए इनपुट 1 है, उसी को अगर मैं पाई में अगर प्लॉट करना चाहता, तो मैं स्टेम यहाँ से अभी इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा। तो मैंने इसे सेव किया, जस्ट एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमने रन पहले से किया हुआ है। ठीक है, रन कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर सपोज़ कुछ डेटा एंटर कर दिया 1, जल्दी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में देता हूँ, वही अच्छी प्रैक्टिस है कि एक एरे की तरह। ठीक है, तो 1 4 6 8, ठीक है, ये कर दिया और हमने ड्रॉ किया। देखिए आ गया, तो आसान है। तो आपने बेसिकली सारा सब कुछ जो प्लॉट होता है ना, वो एक्सेस में ही होता है। तो एक्सेस देख के ये ना सोचेंगे इस पर तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, पाई चार्ट भी इसी पे बनना है, तो बड़ा आसान सा हो गया। तो आई थिंक अब आप आसानी से जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी है, उस प्रॉब्लम में इसे अप्लाई कर पाओगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करें GUI की। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।